हेलो स्टूडेंट। आज हम कार्बोक्सिलिक के 7th लेक्चर में पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कैसे किया जाता है। तो रिडक्शन से मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसके लिए जो डिफरेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में लिए जाते हैं, जिसमें सिंपलेस्ट अगर हम कहें तो अल्कोहल और सोडियम बोरोहाइड्राइड वगैरह होते हैं। उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हुआ, डाइबोरेन हुआ या कैटालिटिक रिडक्शन हुआ। तो ये अलग अलग रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं, क्योंकि सिंपल रिड्यूसिंग रिएजेंट से अगर रिडक्शन करेंगे तो एसिड से पहले एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे, फिर उसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल्स जो है वह बनते हैं। सिंपल रिड्यूसिंग रिएजेंट अगर काम में लेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। परंतु जब एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है तो 2 स्टेप आगे रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पहले एल्डिहाइड कीटोन और फिर अल्कोहल बन जाएगा। तो फाइनली जो कंपाउंड बनता है वह अल्कोहल बनता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जो रिएक्शन देखते हैं हम RCOOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग रिएजेंट है, H2 प्लस RCH2O होल 4AlLi इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और फिर उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो RCH2OH फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से रिडक्शन डाइबोरोन के साथ भी किया जा सकता है, जिसमें देखते हैं कि जब एसिड की क्रिया डाइबोरोन के साथ करवाते हैं तो COOH B2S6 RCH2O होल थ्राइस B और उसका फिर फर्दर रिडक्शन कराएंगे। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है उसका रिडक्शन कराते हैं तो RCH2OH फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कैटलिस्ट के द्वारा रिडक्शन कराया जाता है तो उस केस में भी बनेगा तो अल्कोहल ही। तो RCOOH H2 रुबिडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और प्रेशर जो है 680 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है रखते हैं, उस केस में RCH2OH और H2O निकलता है। तो यहाँ तीनों ही केस में हमने देखा, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर रहे हैं, चाहे डाइबोरोन से कर रहे हैं, चाहे कैटलिस्ट के द्वारा रिडक्शन किया जा रहा है, तीनों ही केस में जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वह आपका है अल्कोहल। RCH2OH जो है वह बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मीन्स रिमूवल ऑफ CO2। CO2 का किसी भी कंपाउंड से निकलना, या कहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का निकलना जो है वह डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। डीकार्बोक्सिलेशन जो है वह या तो कंपाउंड को गर्म करके किया जा सकता है या उस कंपाउंड की क्रिया सोडामाइड के साथ करवाई जाती है, तो उस केस में भी वहाँ से CO2 जो है वह निकल जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब एसिड RCOOH का डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है और CO2 निकलती है। इसी प्रकार से अगर एसिड के सोडियम सॉल्ट, जिसको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट कहा जाता है, उसकी क्रिया जब सोडामाइड के साथ कराते हैं, सोडामाइड मीन्स NaOH और प्लस CO2 के साथ करवाते हैं तो भी एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है। तो CH4Na2CO3 कंपाउंड जो है वह बनता है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो देखते हैं हम। जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट सोडियम सॉल्ट है उसका हमने कार्बोक्सिलेट आयन लिया है यहाँ पे उसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए, या कार्बोक्सिलेट आयन भी लेते हैं तो Na पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव जो बनता है वह उसका कार्बोक्सिलेट आयन है। वह रेजोनेंस या इसमें जो कहें कि हम
जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वो इस प्रकार से है। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वह अपना देता है, जिससे कार्बन और CH3 वाले कार्बन में शिफ्टिंग होती है बॉन्ड की। तो CH3 नेगेटिव निकलेगा और CO2 निकल जाएगी। तो CH3 नेगेटिव कार्ब एनायन बना और CO2 निकली। ये कार्ब एनायन जब H2O के साथ क्रिया करता है, मीन्स H लेता है वह, तो CH4 और OH नेगेटिव के रूप में निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में या इस मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि CO2 जो निकल रही है वह एक स्टेबल गैस होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो प्रोसेस है मैकेनिज्म का वह मंद गति से संपन्न होते हैं, यह स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा, इस मैकेनिज्म में कार्ब एनायन जो बन रहा है, उस कार्ब एनायन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस कार्ब एनायन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, मीन्स जिसका आई इफेक्ट है ना नेगेटिव हो, तो उस केस में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वह आसानी से संपन्न हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड में उसका कार्बोक्सिलेट आयन है, उसमें इस प्रकार से शिफ्टिंग होगी और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा आसानी से। इसी प्रकार से बीटा कीटो एसिड्स अगर हम लेते हैं, बीटा कीटो एसिड्स उनको जब गर्म किया जाता है तो उस केस में भी वो विघटित हो जाते हैं, या उस केस में हम कहें कि उसमें से CO2 जो है वह निकल जाती है। तो RCO CH2 COOH बीटा कीटो एसिड, जिसको गर्म करेंगे हम 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो RCO CH3 कीटोन्स का फॉर्मेशन हुआ, CO2 निकलेगी। इस पूरी रिएक्शन में कार्ब एनायन जो है वह मध्यवर्ती आयन के रूप में बनता है। ये कार्ब एनायन रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होता है, इस प्रकार से उसकी शिफ्टिंग होगी। ऑक्सीजन जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है वह इलेक्ट्रॉन अपना देगा, जिससे CH2C बॉन्ड जो है उसमें शिफ्टिंग होगी CH2 की तरफ। तो CO2 इस प्रकार से CO2 निकल गई और CH2 की तरफ बॉन्ड शिफ्टिंग हुई, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो RCO CH2 नेगेटिव कार्ब एनायन बन गया है। ये कार्ब एनायन क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होता है, जिसमें उसकी दूसरी रिएक्शन जो है वह RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, जो कि उसकी इनोलिक फॉर्म होती है। ये कीटो फॉर्म है पहली वाली, और दूसरी इनोल फॉर्म होती है। इसका जब रिडक्शन कराते हैं तो RCO CH3 जो कंपाउंड जो है वह बन जाता है, कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा CO2 के निकलने पर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग के समान वह हमको दिखाई दे, इंटरमीडिएट स्टेट उसकी जो इस प्रकार से, तो उसमें CO2 का निष्कासन किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। RCO CH2 COOH, इसको इस प्रकार से अरेंज किया है कि वो 6 मेंबर्ड के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में हमको दिखाई दे। उसमें से CO2 का निकलना, OH बॉन्ड शिफ्ट होगा CO की तरफ, जिससे H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, CO2 निकलेगी। और क्योंकि CO2 निकल रही है तो CH2 और C वाला बॉन्ड भी शिफ्ट होगा इस प्रकार से। यहाँ पे जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड भी शिफ्ट होता है, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और CO2 निकलेगी। और ये जो H पॉजिटिव के रूप में निकला और यहाँ पे जो O नेगेटिव बना वो H इसके साथ जुड़ जाता है, तो OH, तो RCOH CH2 नेगेटिव CH2
इनॉल फॉर्म है और ये कीटो में कन्वर्ट हो जाती है फाइनली। तो इसी प्रकार से मेलोनिक एसिड और एसिटो एसिटिक एसिड है, उनको भी गर्म करके उसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाई जा सकती है, जिसमें CO2 जो है वह निकलती है। तो मेलोनिक एसिड और एसिटो एसिड दोनों को जब गर्म किया जाता है तो कंपाउंड कीटो कंपाउंड बनेगा और CO2 निकलेगी, जिसमें हम पहला एग्जांपल देखते हैं एसिटो एसिटिक एसिड, जिसको जब गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, CH3CO CH3 + CO2। इसी प्रकार से मेलोनिक एसिड OH CO CH2 CO OH मेलोनिक एसिड, इसको भी जब गर्म करेंगे तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से जो बीटा कीटो एसिड्स होते हैं उनको जब गर्म किया जाता है तो CO2 निकलती है और कीटोन का फॉर्मेशन होता है थ्रू कार्बेनाइन और इनॉल कीटो फॉर्म मध्यवर्ती बनते हैं। इसी में नेक्स्ट है कि हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स क्या होते हैं? मीन्स एसिड जो कंपाउंड होते हैं उनमें एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट अगर किसी हेलो ग्रुप द्वारा कर दिया जाता है तो वह हेलो एसिड्स जो हैं वह प्राप्त होते हैं। इसमें हम देखते हैं कंपाउंड का सूत्र क्या है, उसका सामान्य नाम क्या है और उसका IUPAC नेम क्या होगा। तो जो हेलो एसिड्स होंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम एसिटिक एसिड वाला कंपाउंड। एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हमने क्लोरो द्वारा कर दिया है तो वो क्लोरो एसिटिक एसिड कंपाउंड हो गया। सामान्य नाम तो उसका IUPAC नेम होगा क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो इथेनोइक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड तो सामान्य नाम है और उसका IUPAC नेम जो होगा वो क्लोरो इथेनोइक एसिड कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से दूसरा कंपाउंड है CH3 CHBr COOH। तो बीटा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड कंपाउंड का नाम होगा। अगर IUPAC नेम देखते हैं तो 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से थर्ड कंपाउंड है जिसमें बीटा पोजीशन पर आयोडो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बीटा आयोडो प्रोपियोनिक एसिड कंपाउंड का नाम होगा और उसका IUPAC नेम होगा 3 आयोडो प्रोपियोनिक एसिड कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से अन्य कंपाउंड और हैं जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स ले सकते हैं, ये थे एलिफेटिक एसिड्स थे। इसी प्रकार से हम एरोमेटिक एसिड्स के भी देखते हैं। तो एरोमेटिक एसिड्स, सिंपल एरोमेटिक एसिड जो है वो आपका बेंजोइक एसिड है, उसकी अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग हेलो ग्रुप लगा दिए जाते हैं तो उसके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो पहला देखते हैं हम जैसे कि उसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड। और IUPAC नेम जो होगा वह उसका 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार से अगर मेटा पोजीशन पर फ्लोरो ग्रुप लगा दिया जाता है तो मेटा फ्लोरो बेंजोइक एसिड या 3 फ्लोरो बेंजोइक एसिड कंपाउंड का नाम होता है। इसी प्रकार से उसकी पैरा पोजीशन पर अगर ब्रोमो ग्रुप लगा दिया जाता है तो पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड या 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड कंपाउंड का IUPAC नेम होता है। हेलो एसिड्स की बनाने के मेथड, उसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। थैंक यू।